Namaskar and a very warm welcome to Political Economy with Shweta Punj. Our guest today is a very powerful leader who has been rewriting the India growth story. He's been building roads and highways at breakneck speed, and he has been one of the longest serving ministers in Prime Minister Modi's cabinet. Mr. Nitin Gadkari, thank you so much for joining us on Money Control. मिस्टर गडकरी, अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं एंड वी आर इन दिल्ली. मॉनसून का समय है. मॉनसून के टाइम पे हर नागरिक की एक कंप्लेंट रहती है कि सड़कें बड़ी टूटती हैं और बहुत जल्दी टूटती हैं. अभी मुंबई में भी हमने देखा कि पानी भरा हुआ था सड़कों पे, नए नए फ्लाईओवर्स में पानी भर रहा था, टूट रही थी सड़कें. ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कहा है कि हम अमेरिका जैसी सड़कें बनाएंगे 2 साल में. ऐसा हो क्यों रहा है और हम कैसे इतनी अच्छी सड़कें बना पाएंगे कि जो कि इतनी उबड़ खाबड़ ना हो? पहली बात तो यह है जी कि हमारे देश में सड़कें भी अलग अलग प्रकार की और इसकी एजेंसियां भी अलग अलग है. जी. मैं केवल नेशनल हाईवे राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूँ. जी. हमारे देश में 63 लाख किलोमीटर रोड्स है. उसमें से 1.5 लाख किलोमीटर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है. अच्छा. विलेज रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, स्टेट रोड्स है, डीडीए के रोड है, कॉर्पोरेशन के रोड है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के रोड है. तो मेजोरिटी जो नेशनल हाईवे है उसकी मेरी जिम्मेदारी है. एक बात जरूरी है कि हमारे यहाँ ये जो सड़कें हैं इसमें हमारे यहाँ अनेक जगह ब्लैक कॉटन सॉइल है. अच्छा. और डांबर और इसका पानी की दुश्मनी है. अच्छा. तो अभी क्या हुआ कि जैसे मैं नागपुर से हूँ तो अब पूरे कंक्रीट रोड बना है. अभी मुंबई पुणे हाईवे आज 30 साल हो गए पर उसमें कोई ये नहीं है. अच्छा. पर ये क्या हुआ कि अनेक जगह पर अभी हमने व्हाइट टॉपिंग करके एक नई टेक्नोलॉजी आई है जी. जो डांबर रोड को निकाल कर उसके ऊपर 6 या 8 इंच का हम लोग बिटुमिन का अपना व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट करते हैं. अच्छा. तो नेचुरली टेक्नोलॉजी में भी सुधार करना होगा. और दूसरी बात, कभी कभी इतने बड़े प्रमाण पर बारिश होती है, बादल फटते हैं तो प्रॉब्लम होते हैं. अभी हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया कि ब्लैक स्पॉट्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं. अच्छा. 40,000 करोड़ उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं. वाटर लॉगिंग स्पॉट को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं. अच्छा. और वाटर लॉगिंग के साथ अभी हम लोग और हमने तय किया है कि वाटर लॉगिंग के साथ अभी हम लोग जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वो भी हम लोग स्पॉट आइडेंटिफाई करेंगे. और ये सब जगह पर हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग पानी भी जाए ताकि पानी कहीं अगर लॉगिंग होता है तो रोड खराब होता है. तो इसके आधार पर काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं. अच्छा. आपने ये भी कहा है कि अमेरिका जैसी सड़कें होंगी, वो कैसे बनेंगी और कब तक होंगी? ऑलरेडी हमने जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया है जी. अभी जैसे आप दिल्ली मुंबई हाईवे और दिल्ली के बाद हरियाणा से गुड़गांव से होकर जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से UR2 पे जाएंगे. तो ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है. एक ही पिलर पर 4-4 लेन है. हमने आर्टिफिशियल टनल्स बनाई है. तो अच्छा. एक टनल के लिए दूसरी टनल बनाई है. जी. तो अब ये जो कुछ डिजाइन और क्वालिटी में जो बदलाव आया है, हम लोग जैसे दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा. अच्छा. दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2-2.25 घंटे में. ये कब तक पॉसिबल हो गया? दिल्ली जयपुर तो हो गया अभी. हाँ, दिल्ली बाद में अभी दिल्ली देहरादून अभी 2-3 महीने में उसका उद्घाटन होगा 2 अच्छा. घंटे में. अच्छा. अभी चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में. अच्छा. बेंगलोर से ये मैसूर इसका उद्घाटन भी 2 महीने में होगा. चेन्नई से वो बैंगलोर. एक 3-4 महीने में होगा. अच्छा. फिर बेंगलोर से मैसूर पहले 3-3.5 घंटे लगता है, 1 घंटे में हुआ. दिल्ली से मेरठ करीब 3-3.5 घंटे लगते थे, 45 मिनट में हुआ. अच्छा. तो एक भी बात यह है कि निश्चित रूप से इसमें बदलाव तो आया है. और बदलाव आने के कारण अब धीरे धीरे हमारे स्टेट में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, कभी कभी तो 26 लेन है. अभी द्वारका ये जो दिल्ली मेरठ है 26 लेन है. ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का जो पार्ट बना है इसमें एक जगह 28 लेन होती है. तो मुझे लगता है कि ये जो पूरे देश में अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश सब जगह बड़े प्रमाण पर चेंज हो रहा है. और इसके कारण निश्चित रूप में हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बन रहा है. वो अमेरिका के बराबर
1-2 साल में ही बनेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, मैं सब रोड की बात नहीं कर रहा। समझ गई। हमने अमेरिका की बात की, आजकल हमारी बातचीत भी चल रही है अमेरिका के साथ, ट्रेड टैरिफ्स की बात चल रही है, अमेरिका ने 50% टैरिफ्स हम पे लगा दिए हैं। इसका इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आपको कैसा दिख रहा है गडकरी जी? ऑल्सो हमने इंडिया यूके के साथ एफटीए किया है जिसमें हमने टैरिफ्स कम किए हैं यूके ऑटोमेकर्स के लिए, अभी तो डोमेस्टिकली इसका क्या इम्पैक्ट दिख रहा है? अभी तो ऐसा है कि पूरा विषय हमारा विदेश मंत्रालय और कॉमर्स मिनिस्ट्री ये इसके तरफ देख रही है। जहाँ तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों में बड़े प्रमाण पर है और लगातार ग्रोथ हो रही है। अभी भी रिपोर्ट वही है, तो मुझे लगता है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आगे जाएगी। और अभी एक समय जब मैं मंत्री बना तो हमारा नंबर 7वां था वर्ल्ड में जी, अब हम तीसरे नंबर पर आए हैं। अभी हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए और जापान चौथे नंबर पर गया। और अमेरिका का साइज है 78 लाख करोड़, चाइना का है 49 लाख करोड़, हमारा है 22 लाख करोड़। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल में हम काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG, हाइड्रोजन, सब में जो हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम 5 साल में वर्ल्ड में पहले क्रमांक को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको इतना प्रभाव नहीं दिख रहा है जो टैरिफ्स आ रहे हैं, 50% टैरिफ अगर इंडिया पे होते हैं तो जैसे सप्लाई चेन है, कंपोनेंट्स है? मैं अमेरिका के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ कर रही है और ग्रोथ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी, जैसे अब हमने टेस्ला को परमिशन दे दी है इंडिया में सेटअप करने के लिए, इंडिया में गाड़ियां बेचने के लिए। टेस्ला की सेल्स ऑल ओवर वर्ल्ड गिर रही हैं, वो इंडिया मार्केट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी मार्केट ऐसे खोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स हैं उन पे आपको लगता है कि वो रेडी हैं इस कंपटीशन के लिए? ऐसा हमारी इकोनॉमी में वो जो आना चाहता है वो आ सकता है, पर हमारे अभी जो इलेक्ट्रिक ब्रांड्स है अभी, जैसे इसमें टाटा ने, महिंद्रा ने, अभी सभी ब्रांड आए, बहुत अच्छे मॉडल्स आए। मॉडल में डिजाइन, क्वालिटी और कॉस्ट, इसके आधार पर कंज्यूमर मार्केट है। अभी हमने भारत एनकैप भी लगा दिया, स्टार रेटिंग, तो उसके कारण भी क्वालिटी अच्छी बन रही, डिजाइन अच्छे बन रहे। और मुझे लगता है कि मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होने के कारण जिसकी क्वालिटी, कॉस्ट और एवरेज और डिजाइनिंग अच्छा होगा, उसको अच्छा मार्केट मिलेगा। फिलहाल इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड के सब ब्रांड यहाँ उपस्थित है, ट्रैक्टर में, बसेस में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, सब में ग्रोथ है। 22-24% ग्रोथ है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस सब इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है। जी, GST रेट्स की बात करते हैं। आप पहले थे जिन्होंने कहा था कि GST इंश्योरेंस पे हटा देना चाहिए, और आज ये डिस्कशन भी चल रही है कि GST इंश्योरेंस पे और काफी सारी चीजों पे कम किया जाएगा। तो इससे आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे? और रिफॉर्म की बात भी चल रही है, तो और क्या रिफॉर्म हम ला सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जो स्वाधीनता के दिन के भाषण में जो कहा है जी, निश्चित रूप से ये बहुत स्वागतार्ह बात है, और इसका परिणाम देश के इकोनॉमी पर अच्छा ही होगा। और जो लोगों के मन की भावना थी, लोगों में खुशी होगी, क्योंकि इसका जो टैरिफ कम होने की बात है उसमें लोगों में बहुत पॉजिटिव और अच्छी रिएक्शन है। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, वहाँ पे, और आपने काफी आप पहले थे जिन्होंने कहा था कि हमको GST कम कर देना चाहिए। तो अभी हम जब ये बात कर रहे हैं गडकरी जी, तो आपको लगता है कि आगे और क्या रिफॉर्म्स करे जा सकते हैं जिससे लोगों को फायदा हो? देखो, हमारा सरकार की पॉलिसी यही है कि रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म, ये 3 सूत्र लेकर ही काम कर रही है। मुझे लगता है हमने सब जगह कानून में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में ओपन करके, लिबरल इकोनॉमी रखकर, ट्रांसपेरेंसी लाकर जिस प्रकार का एक वातावरण तैयार किया, जो मोदी जी के नेतृत्व में काफी फ्रेंडली वातावरण है, इसका फायदा, और हमारा टारगेट है कि विश्व गुरु बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने,
वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने। तो मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे उसके तरफ जा रहे हैं और जल्दी हम ये उद्दिष्ट हासिल कर पाएंगे और जनता में भी इसके बारे में बहुत पॉजिटिव और अच्छी रिएक्शन है। जी, प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी, आप भी उस मीटिंग में थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने सुझाव मांगे हैं कि हम और क्या-क्या ला सकते हैं इकोनॉमी में ताकि हम इकोनॉमी को आगे बढ़ावा दे सकें। और जैसे अभी इंडिया यूएस की बात चल रही है, अगर टैरिफ इम्पैक्ट होता है तो हमारी एमएसएमईज पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो उस मीटिंग के बारे में गडकरी जी बताइए कि अभी गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी रहेगी, शॉर्ट टर्म में क्या प्रायोरिटी रहेगी और क्या मतलब अगर ये टैरिफ 50% हम पे लेवी होते हैं तो कोई रिकग्निशन है कि हाँ हमारे एमएसएमईज को सपोर्ट की जरूरत चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एमएसएमई बहुत अच्छा काम कर रही है और सब क्षेत्रों में ग्रोथ है और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जहाँ तक टैरिफ और बाकी परिणामों के बारे में कॉमर्स मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री के लेवल पर ये सब विषय हैंडल किए जा रहे हैं। कुछ इस समय में उनको जो लगता है इसका निर्णय उनके लेवल पर ही होगा। नहीं, जैसे रिफॉर्म पुश की बात हुई तो कोई एरियाज हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं आपके मंत्रालय से? जैसे अभी 1500 कानून जी जिसमें जेल की सजा वगैरह थी, में बहुत बदलाव किए और लगातार प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, करप्शन फ्री सिस्टम, फुल ट्रांसपेरेंसी, इसके साथ हम लोग ग्रोथ के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन में जिस प्रकार के रिफॉर्म ला सकते हैं वो लाए। दूसरा, हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जी। अभी एआई का उपयोग भी सब जगह करने की शुरुआत हुई है, तो हम परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम एक क्वालिटेटिव प्रशासकीय व्यवस्था के लिए कोशिश कर रहे हैं और जनता उत्तरदायी है सब बातों के लिए, हम उनके लिए हैं। तो इसके आधार पर काफी चेंजेस भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका एंड कहीं नहीं है जी। जो सुझाव मिलते रहते हैं बदलाव के बारे में वो होते रहते हैं जी, आगे जाते हैं और सुझाव आते हैं और आगे जाते हैं, यही पद्धति से बदलाव आते रहता है। जो आपका मंत्रालय है गडकरी जी, उसमें आप क्या गोल्स लेके अब काम कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपसे जो पहले बात की थी आपने कहा था कि आप ये जो आपने बताए हाईवेज बना के एक स्पीड लिमिट आपने रखी थी कि मुझे इतने दिन में ये काम करने हैं, अब आगे जाके और अब क्या ऐसे 40 किलोमीटर तक कम पहुंचे जी और हमारा उद्देश्य है कि हम 100 किलोमीटर तक पहुंचे। अच्छा, और ये हमारा उद्देश्य है 100 किलोमीटर डे और ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या आता है कि जब मैं बात करता हूँ जी तो कोई भी आप जैसे बच्चा स्कूल में है तो माँ बाप उसको कहते तुमने मेरिट में आना चाहिए, तो ये मेरिट में आना ये उद्दिष्ट है। तो मेरी एक कोशिश है कि हम लोग 100 किलोमीटर तक जाए। अभी हम लोग करीब 24,000 किलोमीटर 4 लेन के रास्ते को कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा। करीब 50 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। और अभी सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी IIM बेंगलोर और IIT कानपुर और IIT रुड़की ने एक स्टडी किया और उस स्टडी में ऐसा आया कि हमारी टोटल रोड पर हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट 81% है, 16% बाकी है और रेलवे का 1% है। और अभी इसमें उन्होंने अभी ये जो कहा कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है रोड अच्छे बनने के कारण ये 6% कम हो गया और मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले दिसंबर एंड तक हम सिंगल डिजिट यानी 9% पर आएंगे। हम 16% पे थे, चाइना 8% पे था, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री 12% पे है। इस साल दिसंबर तक हम सिंगल डिजिट 9% पर आएंगे। तो ये 6% का जो कमी होगी उससे हमारा एक्सपोर्ट होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सबको इसका फायदा होगा और इससे निश्चित रूप से हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। अभी जैसे आपने बताया कि हम नए गोल्स रख रहे हैं अपने लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही बड़ा ग्रोथ जनरेटिंग इंडस्ट्री मानी जाती है। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, आप रोड जो हाईवेज बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी आपके अंडर आता है। एक डेवलप्ड कंट्री का कहा जाता है कि अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो माना जाता है कि वो सही में डेवलप्ड कंट्री है। बिल्कुल सही बात है, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करना शुरू किया है जी और 360 रोप वे, केबल कार,
फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं, फिर हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी, स्काई बस जैसी टेक्नोलॉजी लाकर बड़े बड़े शहरों का ट्रांसपोर्ट कैसे अच्छा कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने एक फ्लैश चार्जिंग बस का हमने टेंडर निकाला, नई टेक्नोलॉजी ला रही, बहुत पॉपुलर होगी। मेट्रो इतनी उसकी कैपेसिटी है, मेट्रो की कैपिटल कॉस्ट 550 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, हमारी 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। ये बस 135 सीटर है और अभी टाटा ने टेंडर जीता है। अच्छा। और धारवाड़ में उसकी फैक्ट्री वो डाल रहे हैं, काम शुरू हुआ है जी। और ये फ्लैश चार्जिंग ऐसा नीचे आता है और अच्छा। 40 किलोमीटर के लिए बस चार्ज होती है। 135 सीटर है। अच्छा। अंदर में बस होस्टेस होंगी, एयर होस्टेस जैसे। अच्छा। चाय पानी नाश्ता होगा और टीवी होगा ऐसा सामने। ये इंटरसिटी ट्रैवल के लिए हाँ, है कि इंटरसिटी भी होगा। तो अभी ये बस जो है जी, इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। एग्जीक्यूटिव चेयर होगी तो जी। दिल्ली जयपुर, दिल्ली बंगलोर, चेन्नई सब जगह हमारे हाईवे पर ये बस चलाने की हमारा प्रयास है। और ये ट्रांसपोर्ट अगर एस्टेब्लिश हो जाएगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कंफर्टेबल हो जाएगा कि लोग अपनी गाड़ियां यूज नहीं करेंगे जी। और डीजल बस की तुलना में 30% कम टिकट है। तो अप्रोक्सीमेटली सर टिकट का पहला प्रोजेक्ट अभी नागपुर का जी अभी अवार्ड होगा जी 1 साल में बनेगा जी। और वो सक्सेस स्टोरी बनने के बाद हम देश में अनेक जगह पर उसको। अच्छा, नागपुर में कौन सी जगह से कौन सी? नागपुर के रिंग रोड पर 50 अच्छा। किलोमीटर हम पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अच्छा, और टिकट का प्राइस क्या रहेगा अप्रोक्सीमेटली? मैंने अभी वहाँ की जो डीजल बस की पर किलोमीटर जो चार्ज है जी उसको 30% कम करने का हमारा इरादा है। जी। तो सर कोई नंबर हमें दे सकते? मैं आपको उसकी फिल्म दिखा सकता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक तो है दे देगा जी और फिल्म देख लो, बहुत सुंदर है। जी बस का इंटीरियर अच्छा है। जी। टाटा की बस है। अच्छा, तो टाटा ने टेंडर लिया है कितनी बसेस का अभी? अभी ये 50 किलोमीटर में अभी 30-35 बसेस चलेगी। अच्छा हर 10 मिनट में बस घूमती रहेगी दोनों साइड से। अच्छा ओके। तो धीरे धीरे ये सक्सेस जैसे होता है तो पूरे देश में हम इसको चल रहे हैं। सर आपने एथेनॉल ब्लेंडिंग की काफी बात करी है और अब कहा जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से माइलेज कम होती है। इंडियन गाड़ियों के इंजन्स आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल एथेनॉल। तो आई वांटेड टू गेट योर थॉट्स इन ऑन दैट। ये पूरी तरह गलत है। ARAI करके जो संस्था है जी, वहाँ पुराने गाड़ियों पर भी ट्रायल हुई, 1-1 लाख किलोमीटर हुई है। बाद में अभी ब्राजील में हमारी जो ब्रांड्स है यहाँ के वो सब ब्राजील में है, वहाँ 27% इथेनॉल डालते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं। और अभी मेरे पास इनोवा गाड़ी है जी जो 100% इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है, 1 साल से मेरे पास है, एक जी। भी कंप्लेंट नहीं है। तो ये पहली बात तो इथेनॉल ये एक बहुत अच्छा ग्रीन फ्यूल है और हमारे यहाँ प्रदूषण ये बड़ी समस्या है। ये 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल है जिसके कारण हमारे देश में प्रदूषण होता है जी। और अब प्रदूषण भी कम होगा इसके कारण। इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का वो कुछ कम होगा और इथेनॉल का फायदा किसानों को होगा। और यहाँ किसानों को आज देखो अभी अपने मक्के से इथेनॉल बनाने को अनुमति दी जी। तो मक्के का भाव 1200 क्विंटल था जी। और MSP 1800 क्विंटल थी। अब इथेनॉल करने में मक्के का भाव 28 रुपए क्विंटल हो गया और अब पूरा यूपी बिहार सब देश में 3 गुना मक्के का प्लांटेशन मिला। अच्छा, तो इसका मतलब किसानों को वो 3 क्रॉप मक्के के ले सकता है। जी तो ये किसान रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली बात है और इसमें किसानों का फायदा है। देश का इंपोर्ट कम हो रहा है। तो हमारी पॉलिसी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। क्या इस देश का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए जो 22 लाख करोड़ का है? जी। क्या इसके कारण फॉसिल फ्यूल के कारण दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण हो रहा है और जिसका हमारे लोगों पर जो परिणाम है, क्या लोगों का स्वास्थ्य नहीं सुधरना चाहिए? क्या इस देश के किसान आज जहाँ गरीबी भूखमरी का सामना कर रहे हैं उनका इनकम डबल करने में ये बायोफ्यूल की भूमिका महत्व की है, तो क्या वो किसान समृद्ध संपन्न नहीं बनना चाहिए? जो पेट्रोलियम लॉबी में से कुछ लोग हैं कि जो इस बारे में अपप्रचार कर रहे हैं, जी। हर चीज हमने टेक्निकल ग्राउंड पे वेरीफाई करके की है अच्छा और उसी के आधार पर निर्णय किया है। ओके। आपने सर ये भी कहा है कि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। जैसे इज देयर एनी सपोर्ट दैट वी आर प्लानिंग, सपोर्ट पैकेजेस फॉर द EV सेक्टर और कोई इनोवेशन इकोसिस्टम जो कि सरकार जिस पे काम कर रहा हो इंडियन ऑटोमोबाइल देखिए सेक्टर? अभी क्या हुआ कि जब लिथियम आयन बैटरी आई हमारे देश में जी तो उसकी कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। जी
अभी उसकी कीमत $55 है। हम्म, तो आप मदद करने की कोई जो उल्टा 30% 40% राइज है। जी हमारी टू व्हीलर इंडस्ट्री में बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा, हम्म, इनका 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो गया। जी और अभी इलेक्ट्रिक सब सस्ता हो गया, लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम है। अच्छा, तो मुझे लगता है अब तो ये दौड़ने लगी है, इनको कोई इंसेंटिव की कोई जरूरत नहीं। इंसेंटिव्स की जरूरत। सर अब थोड़ी सी पॉलिटिकल बात, बिहार में चुनाव आ रहे हैं और इतना हंगामा मचा हुआ है इलेक्टोरल रोल्स रिवीजन को लेकर। कहा जा रहा है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ काम कर कर इलेक्टोरल रोल्स को हम जो कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, जो टाइम दिया जा रहा है बहुत कम टाइम दिया जा रहा है, बहुत कम समय दिया जा रहा है और काफ़ी वोटर्स इससे अपना मतदान नहीं एक्सरसाइज कर पाएंगे, अपना फंडामेंटल राइट टू वोट नहीं कास्ट कर पाएंगे। सर उसके लिए आपको लगता है सर ये क्रिटिसिज्म वैलिड है और ये इतनी जल्दबाजी में क्यों कराया जा रहा है बिहार में? देखिए, पहली बात, चुनाव में हार जीत होती है। जी हार होती है तो चुनाव आयोग पर दोष लगाना ये ठीक नहीं है, हार को स्वीकारना चाहिए। जी हम भी अनेक बार चुनाव हारे हैं। हम्म, हम लोग इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर चुनाव सिस्टम है। हम्म, हम देश वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मुझे लगता है कि इस सरकार का आरोप करना बेबुनियाद, ये गैर जिम्मेदार पूर्ण है। तो जो सब वोटर्स जिनके नाम निकाले गए हैं और सामने भी बात आई है सब गलत बातें है। ये जो कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी विषय लगा है, मुझे लगता है इसमें से कुछ निकलेगा नहीं। जी हम किसी भी प्रकार की ऐसी बातों को कभी पसंद नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर चुनाव करना, ये हमारा एजेंडा है। अपोजिशन पार्टी गलत प्रचार करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जी। और बिहार में सर आपको लग रहा है कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? इलेक्टोरल रिवीजन एक मुद्दा बनेगा कि और बीजेपी ये चुनाव में अच्छे आंकड़े लेके आ पाएगी? हम बिल्कुल अच्छे मेजोरिटी से जीतेंगे जी और इलेक्शन का विषय कोई चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा। जी हारने के बाद लोग ये बहुत दिनों से बोलते रहे, लोगों ने ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं रखा। जी। सर जैसे आप ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, पर आप एक अकेले नेता हैं जो कि ऑपोजिशन वाले भी आपके लिए अच्छा बोलते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप देखो, मैं एनएच बनाता हूँ जी तो अगर दिल्ली से मुंबई बना रहा हूँ और बीच में कोई अपोजिशन वाला है तो नहीं करूँ तो रोड का फायदा ही नहीं होगा। हाँ। तो मुझे तो सबका सही काम है वो सबका करना चाहिए और मैं करते रहता हूँ। और यही अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमको साख मिली है जी कि मैं कोई भाजपा का तो हुई, जी संघ का स्वयंसेवक हूँ, भाजपा का कार्य करता हूँ, पर जब मैं मंत्री बनता हूँ तो मैं देश का मंत्री हूँ जी और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो सही काम है वो सबका करना चाहिए जी और गलत काम अपने व्यक्ति का भी नहीं करना चाहिए। ये संस्कार हमको मिला, इसी पे मैं काम करता हूँ। अब मैं कभी अपनी पार्टी का आइडेंटिटी छुपाता हूँ, मैं विचारधारा छुपाता हूँ, मैं तो इस बारे में ओपन हूँ। फिर भी लोगों का प्रेम है तो मुझे लगता है ये मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे लोगों का प्रेम, विश्वास मिला और इसमें कोई कैलकुलेशन करके मैं करता हूँ, ये मेरा नैसर्गिक स्वभाव है। जी। अमित शाह जी ने एक बिल प्रेजेंट किया है, टेबल किया है पार्लियामेंट में, जो कि जिस बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नेता जो ऑफिस में है, पब्लिक ऑफिस में है, अगर उन किसी भी कारणवश वो जेल में जाते हैं तो उनको वो पद त्याग देना पड़ेगा। ऐसी बिल की आवश्यकता है गडकरी जी अभी? पर उस बिल में आप ये नहीं बता रहे प्रधानमंत्री को भी इंक्लूड किया? हाँ जी, प्रधानमंत्री तो को भी। इसका मतलब साधन शुचिता के आधार पर जी हमारे लोकतंत्र में जी एक गुणात्मक परिवर्तन और इसका प्रयास है और मुझे लगता है अपोजिशन पार्टी ने भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये कोई किसी के विरोध में इसका उपयोग नहीं होगा। पर सर ये विश्वास तो गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा कि हमने अब्यूज दिया ऑफ है, पावर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम गलत कभी इस्तेमाल करेंगे नहीं। जी हम लोकतंत्र में विपक्ष का भी सम्मान करते हैं और यही भूमिका से हमने ये काम किया और ये बिल कोई किसी के विरोध में नहीं है। मैं विपक्ष को अपील करूंगा कि उन्होंने भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। जी। सर आप महाराष्ट्र से हैं, नागपुर से हैं और बहुत इन्वेस्टर कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, तो एनी मैसेज फॉर द इन्वेस्टर कम्युनिटी जो कि ये देखो, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और दिन में हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और जहां तक नॉलेज इज ए पावर, मैं कहता हूँ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और हमारा ये भाग्यवान देश है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंगेस्ट, यंग, टैलेंटेड
इंजीनियरिंग मैन पावर हमारे देश में है और इसलिए टेक्नोलॉजी और रिसर्च में दिन ब दिन आगे निकल रहे हैं और इसलिए देश के लोगों में भी इंडस्ट्री बिजनेस सब में इन्वेस्टमेंट करना और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसमें निश्चित रूप में इसका उपयोग होगा, यही मेरा विश्वास है और इसलिए लोगों ने हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए, यही मैं अनुरोध करूँगा। Thank you so much, sir. Thank you. Dhanyavad. A big thank you to all our viewers also. We hope you enjoyed this conversation with Mr. Gadkari. Do leave us your thoughts and feedback in the comment section below. Thank you, sir.